हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो लाइफ इन लाइफ में और मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कोमल कला जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों, आज हमारे शो में हम बात करेंगे जीवन की एक खोज के बारे में, सर्च के बारे में, जिसकी हम सबको तलाश है। आखिर वो क्या तलाश है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं? ये तो मैम के बारे में आपको कुछ कहना चाहूँगी। ऑल्दो तो शी इज़ अ डॉक्टर, बट एक मैम की ज़िंदगी में भी एक समय आया था व्हेन शी सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज़, और उससे उन्होंने किस तरह से उस डिजीज़ को क्योर किया, किस से जुड़कर क्योर किया, वो है आध्यात्म। मैम, प्लीज़ कुछ इसके बारे में बताइए कि आखिर आध्यात्म के थ्रू जुड़कर आपने एक जीवन को नई तरह से जीना सीखा। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ज़िंदगी में जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो अध्यात्म की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चलते चलते एकदम से गाड़ी ख़राब हो गई, ब्रेक फेल हो गए, समझ ही नहीं आ रहा अब क्या होगा। उस समय जब कोई आपके आगे पीछे नज़र नहीं आता, कहाँ से सहारा मिलेगा, कौन आपको सपोर्ट करेगा, जब सब लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप लाइफ के बिल्कुल प्राइम में हैं, उस वक्त आपको सहारा कहाँ से मिलेगा? वो शक्ति है आध्यात्म। वाह, ग्रेट। मैम, पूछना चाहूँगी, हम लोगों को बहुत भागते हुए देखते हैं, सब भाग रहे हैं, बस किसी कोई दौड़ लगी हुई है। क्या, किस चीज़ के लिए हम लोग भाग रहे हैं एग्जैक्टली? क्या चाहिए क्या हमें? देखिए, हर कोई भाग रहा है खुशी और शांति की तलाश में। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सड़क के आखिरी छोर पे मिलेगी, ये रास्ते में मिलेगी। आज मुझे क्या चाहिए, मैं सोचती हूँ आज मेरे पास अगर नई गाड़ी होगी तो खुश हो जाऊँगी, कल खरीद लूँगी, फिर कल लगेगा कि अब मेरे पास मकान होगा तो खुश हो जाऊँगी, मकान भी आ गया, फिर लगेगा अब क्या, अब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तो खुश हो जाऊँगी। तो मैं भाग रही हूँ खुशी के पीछे, ये नहीं पता कि खुशी है क्या। खुशी कहीं भी, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड, हैप्पीनेस इज़ द जर्नी। एवरी डे इट इज़ हैप्पीनेस, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। और शांति ढूंढ रहे हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ, कि आज छुट्टियों पे जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं छुट्टी पे, शांति की तलाश में वापस आए तो और थके हुए हैं, काम पड़ा है, दिमाग में स्ट्रेस है, पैसे भी खर्च हो गए, शांति भी नहीं मिली, खुशी भी नहीं मिली। तो वो खुशी और शांति दोनों की चीज़ें हमारे अंदर हैं, उसको अंदर से ही ढूंढना है, उसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, आपने अभी बात की। मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे जीवन को एग्जैक्टली में ज़रूरत किस चीज़ की? हम आज प्लानिंग करते हैं, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स बना लेते हैं जो कभी पूरे होते हैं और कभी नहीं पूरे होते, बट एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए? देखिए, टारगेट्स बनाना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वो टारगेट्स को पूरे करने की कोशिश करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं तो एफर्ट पूरा लगाना है, 100% एफर्ट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं आज इस वक्त क्या काम कर रही हूँ, उसमें 100% एफर्ट लगाना है। रिजल्ट हो सकता है मेरी उम्मीद के हिसाब से आए या ना आए। जब रिजल्ट आ गया तो आपको एक बहुत सिंपल 2 वर्ड्स बताती हूँ, सो व्हाट। या So if you learn to repeat this word to yourself, that I have worked, I have put in my effort, मैंने पूरी कोशिश की, ये नतीजा मेरी उम्मीद के हिसाब से नहीं आया, so what? मैंने किसी से कुछ उम्मीद करी, उसने मेरी उम्मीद के अनुसार जवाब नहीं दिया, so what? So if you just remember these 2 words, so what? After you have put in your effort, not before putting the effort. या मैम, दिस इज सो व्हाट, ये जो वर्ड है, इस कोई काम हुआ, हमने एंड में बोला सो व्हाट, नहीं हुआ तो ना सही, तो क्या इट्स ऑल फर्क मैंने कहा आपको कि ये अपना 100% एफर्ट लगाने के बाद कहना। ओके। बिना किसी के नहीं कि मैं सुबह उठी, कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, सो व्हाट, क्या करना है, सो व्हाट, नॉट दैट। मुझे अपना कर्म पूरा करना है, काम पूरा करना है, रिजल्ट के लिए सो व्हाट। जी मैम, हम काम करते हैं, एक कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद है टू गेट अ पीस, आई थिंक शांति। तो शांति कैसे मिलती है? वो एग्जैक्टली ये जो लाइन हम बोलते हैं, मन की शांति, क्या है? देखो, मन की शांति का मतलब कि मैं खुद से, अपने वातावरण से,
अपने चारों तरफ के लोगों के साथ, अपने काम के साथ कंफर्टेबल हूँ। आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, I am at peace with my surroundings. I am at peace with the people around me. I am at peace with my work. This is Shanti. Shanti is not something which you can go and buy something. It's not an object. It is not a person. And you cannot get it anywhere. ये आपके अंदर है। आई थिंक ये जो शांति वर्ड हम पीस यूज़ करते हैं, आई थिंक हमारे जो फीमेल्स हैं दे आर मोर इन टू सर्च ऑफ दिस, बिकॉज उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उन्हें मैनेज करनी होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो उन्हें किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से वो ईजीली इस पीस को इन्हेंस कर सकते हैं अपने अंदर। देखिए, मेल्स और फीमेल्स में, आदमी पुरुष और स्त्री में एक बहुत बेसिक फ़र्क है। मेल जो है उसके लिए लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी ईगो, और फीमेल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके इमोशंस। तो महिलाएं जो हैं, क्योंकि दायित्व बहुत सारे हैं जो महिलाओं को निभाने हैं, वो बेटी है, फिर वो बहू है, फिर वो माँ है, पत्नी है, और करियर भी है, वुमन, शी इज़ अ करियर वुमन ऑल्सो। तो ये इतने सारे दायित्व उसको निभाने हैं, तो इसकी वजह से स्ट्रेस लाइफ में आ जाता है। अब हर दायित्व को अपनी एक सीमा में निभाना, अगर ये कला हमने सीख ली तो वो महिला को शांति का अनुभव होगा। अगेन द बेसिक प्रिंसिपल कम्स द सेम। हर चीज़ में 100% एफर्ट, रिजल्ट के टाइम सो व्हाट। ग्रेट। मैम, अब मैं दोबारा से आपसे पूछना चाहूँगी जिससे शुरुआत की थी शो की, वो अध्यात्म। क्या महत्व है अध्यात्म का हमारे जीवन में? अध्यात्म है क्या एग्जैक्टली? देखिए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म इज बेसिकली स्पिरिचुअलिटी। इट्स अ पावर, इट्स अ पावर विच इज़ विद इन यू, जिसको हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। ये हमें किसी गुरु के पास या किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे में जाने से अध्यात्म नहीं मिलता है। दिस इज़ अ पावर विच इज़ विद इन मी, इट्स अ स्पिरिचुअल पावर। ये हर व्यक्ति के पास ये पावर है, उसको पहचानना है, उसको उभारना है, उसको जागरूक करना है कि ये पावर मुझे ही मेरा रास्ता दिखाएगी। दिस इज अध्यात्म। मैम, हमारे अंदर पावर है, हम सबको पता है, पर वो पावर को जानना कैसे जा सकता है कि व्हाट आई एम गुड इन टू, व्हाट कैन आई डू? हर रोज़ जब हम सारा दिन भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पूरे दिन में एक 20 मिनट का समय, एक दिन ऐसा निकालिए जब आप बिल्कुल शांति से अपने आप के साथ बैठें। शांति से बैठें अपने आप के साथ, आंखें बंद करें, मन में सोचें, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं कहाँ भाग रही हूँ, मुझे क्या चाहिए। रिपीटेडली कीप आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। आफ्टर 10, 15, 20 मिनट्स यू विल रियलाइज कि ये बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में मुझे बॉदर कर रही थी, इतनी फ्रेंड्स, रिश्ते, सोशल सर्कल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल ऑल डिज़ोल्व अवे। और बाद में अंदर से आपकी अपनी एक ऊर्जा निकलेगी जो आपको ये बताएगी कि मुझे चाहिए क्या, मुझे लाइफ में क्या चाहिए। एंड व्हेन यू हैव कम टू दैट सेल्फ रियलाइजेशन, देन यू विल लुक फॉर अ पाथ। सबसे पहले मुझे ज़रूरत होनी चाहिए उस रास्ते को ढूंढने की, तब मैं ढूंढने निकलूँगी। वो रास्ते को ढूंढने के लिए क्या चाहिए कि कुछ देर के लिए अपने आप से प्रश्न करो जी, जब तक मेरी लाइफ में एनर्जी है, खुशी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो मुझे इस रास्ते पे ना तो ढूंढने की ज़रूरत महसूस होगी, ना जाने की ज़रूरत महसूस होगी। जहाँ कहीं थोड़ा सा भी कुछ रुकावट, कुछ दुख, कोई तकलीफ ज़िंदगी में आएगी, तब मैं अपने अंदर जाऊंगी इस आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर को ढूंढने। और जब तलाश कब शुरू करेंगे? जब उसकी ज़रूरत महसूस होगी, तब उस तलाश पे निकलेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा की तलाश। इज इट ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, और हम अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं इससे?
आई थिंक जब तक हमें ये नहीं करना आएगा तब तक हम शायद अपने सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे. इज इट मोर लाइक दैट? सी it's like this, that you go to a market, there are thousands of shops selling thousands of goods. मेरे दिमाग में ये है कि मुझे क्या चाहिए, तब मैं उसको ढूंढूंगी, वरना मैं पूरे बाजार में घूमते रहूंगी, थक के वापस आ जाऊंगी. तो सबसे पहले अपनी ज़रूरत पहचानिए, मुझे क्या चाहिए. am I running after money? No, there is no end to it, because money is a power, yes, but अंत में केवल पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती. तो फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे करियर चाहिए. हाँ, करियर इम्पॉर्टेंट है, सक्सेसफुल होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या केवल सक्सेसफुल करियर से मुझे खुशी मिलेगी? नहीं. तो फिर ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी पीछे हट गया. तो जब हम इस तरह, अब मुझे क्या चाहिए? एक हैप्पी फैमिली. ओके, मिल गई. तो क्या खाली इसी से खुशी मिल जाएगी? नहीं, पैसे नहीं है, फैमिली तो है, करियर भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड. देन तो ये सब चीज़ों को मैं तभी एंजॉय कर पाऊंगी जब मेरे अंदर खुशी है और मेरे अंदर शांति है. सो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एवरीथिंग इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर. हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन हो, प्रोपोर्शनेटली हम सोचें और उस पर वर्क करें. बिल्कुल. वाओ, ग्रेट. आपने इतनी बड़ी बात को इतने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया. वेरी गुड. मैम, मैं आपसे पूछती हूँ कि लोनर्स बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में, हर किसी के कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ पहलू हैं जिसमें हम अकेला महसूस करते हैं. एक अलग तरह का अकेलापन है आज की इस तेज़ लाइफ में, इतनी बड़ी रफ्तार है हमारी ज़िंदगी की. क्या ये अकेलापन है? किस तरह से इसे दूर किया जाए? आखिर ये अकेलापन हम लोगों को आजकल क्यों इतना फील होता है? देखिए, अकेला वर्ड जो है ना, इसके कई मीनिंग्स हैं. अकेला एक वो व्यक्ति है जिसके पास कोई दूसरा है नहीं. एक अकेला वो व्यक्ति है जो किसी तरह के अवसाद से ग्रसित है. उसके पास चारों तरफ लोग तो हैं पर उसका मन नहीं लगता, इसलिए अकेला है. और एक बहुत उच्च दर्जे का अकेलापन है, हाई लेवल अकेलापन. वो अकेलापन जिसको मिल जाए, ही इज अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन. जिस अकेलेपन की आप बात कर रहे हैं कि हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चारों तरफ लोग हैं, इतनी सोशल नेटवर्किंग है, फिर भी हम अकेले हैं, सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं. जी. क्योंकि जिन चीज़ों का हम भोग कर रहे हैं वो केवल इंद्रियां हैं. आप भीड़ में हैं, आपके साथ फ्रेंड्स हैं, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपकी ईमेल्स हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं. किन का इस्तेमाल कर रहे हैं? इंद्रियों का, आँख का, कान का, टेस्ट का, टच का. इन सभी की एक लेवल है. मुझे रसगुल्ला पसंद है, आप एक खिलाएंगे मैं एंजॉय करूँगी, दो खिलाएंगे एंजॉय करूँगी. आप मुझे फोर्स करिए कि आप ये 10 किलो खाइए, मैं नहीं खा पाऊँगी. तो जो चीज़ को मैं एंजॉय कर रही थी वही चीज़ अब मुझे कष्ट देने लग गई. तो इसका मतलब कि इंद्रियों से मिला हुआ जो सुख है, जो खुशी है, वो कुछ समय के लिए है. बियॉन्ड दिस, जब आप इस लेवल से क्रॉस कर लें, तब आपको जो खुशी मिलेगी, जो अकेलापन मिलेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. एक कछुआ जो है ना, उसका एक शेल है, वो अपने सब हाथ पांव मुंह बाहर निकालता है जब तक ज़रूरत है. तो हमें भी उससे ये सीखना है, दुनिया में रहना है, सब बाहर निकालना है. बट देन एट द एंड ऑफ द डे we should be able to pull back everything, retreat into myself, and then sit down peacefully for 15 minutes, 20 minutes and re-energize yourself. जो अकेलापन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम केवल इंद्रियों को भोग रहे हैं. मैम, मैं यहाँ से एक वर्ड आजकल बहुत यूज़ किया जाता है, आई वॉन्ट माई ओन स्पेस. व्हाट इज दिस? हर किसी को स्पेस 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 चाहिए. व्हाट एग्जैक्टली स्पेस कैसे मिल सकती है? देखिए, स्पेस जो वर्ड है ना, आई वांट माय ओन स्पेस बोलते हैं. अनलिमिटेड है. अब इसकी एक डेफिनेशन करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अल्टीमेटली स्पेस में अगर बहुत ज़्यादा स्पेस चली जाएगी तो वैक्यूम हो जाएगा. तो स्पेस चाहिए, हर आदमी को अपनी स्पेस चाहिए, बट दैट स्पेस शुड बी इनफ टू अलाउ दैट पर्सन्स पर्सनैलिटी टू फ्लावर. वो इतनी भी स्पेस ना हो कि एक बेलगाम घोड़े की तरह हो जाए,
और इतनी कम भी ना हो कि दम घुट जाए। दम घुटने लग जाए। तो स्पेस की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ न्यू जनरेशन सेंटेंस विच हैज कम अप. आई वांट माय स्पेस, आई वांट माय स्पेस. एंड द सेम पीपल, वही बच्चे, वही लोग जो ये स्पेस डिमांड करते हैं, दे आर द वंस हु गो इनटू डिप्रेशन. क्योंकि उस स्पेस को वो इतना चौड़ा कर लेते हैं कि वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, वो अपनी एक्चुअल वैल्यू भूल जाते हैं. तो ये स्पेस की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Great, ma'am. So exactly, it's all about feeling for yourself. खुद के लिए कुछ महसूस करना और सही महसूस करना, right? केवल खुद के लिए महसूस नहीं करना है, सबके लिए महसूस करना है. I have to feel for everybody. This is a very simple thing. If I say I want to be selfish, you will say how stupid. This is a wrong statement. मैं कहती हूँ मैं selfish हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ. भाई मैं खुश कब रहूँगी? When my family is happy. So my happiness includes happiness for my family. मेरी फैमिली खुद कब खुश होगी? जब मेरे बच्चे अपने स्कूल में खुश हैं, मेरे हस्बैंड अपने काम में खुश हैं, मैं अपने काम में खुश हूँ. वो कब होगा? जब उनका वर्किंग एटमॉस्फेयर खुश होगा. वो वर्किंग एटमॉस्फेयर खुश कैसे होगा? जब अल्टीमेटली उनकी फैमिली सबकी खुश होंगी, टीचर्स भी खुश हैं, काम करने वाले लोग भी खुश हैं. सो इफ ईच ऑफ अस becomes intelligently selfish, then हम पूरी दुनिया को उस खुशी में ले रहे हैं. जी मैम, आपने खुशी की बात की है तो मैं पूछूंगी आपसे, खुशी सर्च करना क्या ये ऑनगोइंग प्रोसेस है? हमें आज किस चीज़ में खुशी मिल रही है, कल शायद उसमें नहीं मिलती, तो हमारी खुशी का शायद एक मोटिव और चेंज हो जाता है, हम फर्दर एक और खुशी ढूंढने लग जाते हैं. व्हाट एग्जैक्टली खुशी क्या है? इज इट अ ऑनगोइंग प्रोसेस और समथिंग एल्स? जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो खुशी नहीं है. ओके. वो प्लेजर है. It is a momentary thing. खुशी is a permanent, everlasting feeling. It is with me all the time, wherever I am. वो खुशी है. ये जो हमें पल पल मिलती है, बिछड़ती है, मिलती है, कम होती है, ये प्लेजर्स हैं, मोमेंट्री है, इंद्रियों का सुख है. वो जो खुशी है वो बहुत डीप है, अंदर है, वो मेरे हृदय में है, वो मेरे खुद के अंदर है. वो किसी चीज़ से मिटती नहीं है, वो वहीं रहती है. कहीं भी ले जाइए, किसी भी सिचुएशन में रखिए, वो वहीं रहेगी. तो खुशी की तलाश बाहर नहीं, इनसाइड मी, विद इन मी. जी मैम. तो क्या मैम ये खुशी की तलाश, इट्स इनसाइड मी, आई एग्री विद दिस, बट क्या हमें अपने आप को इस चीज़ को समझाने के लिए टाइम बाय टाइम चार्ज अप करना पड़ता है अपने आप को, या फिर कोई इंसान का मेंटल लेवल इतना हाई होता है, एक बार वो बात का मतलब समझ गया तो ही इज सॉर्टेड? कुछ लोगों का इतना स्टेटस, मेंटल लेवल इतना नहीं होता जो समय समय पर सीखते हैं. बट एग्जैक्टली क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखो, कुछ भी लाइफ, द फॉर्म ऑफ लाइफ, द बेसिक नेचर ऑफ एनर्जी इज अ वेव. इट इज़ नॉट अ स्टैटिक लाइन, इट इज़ अ वेव. तो वेव में जब ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आते हैं. जी. तो लाइफ भी उसी तरह से है. लाइफ में जब हम एक फीलिंग ऊपर जाती है, फिर वो फीलिंग नीचे आती है. Then it goes up, it comes down. That is the very nature of life. And nothing in life is static. जी. हर चीज़ बदल रही है, इमोशन बदल रहा है, मैं बदल रही हूँ, दुनिया बदल रही है. तो खुशी की तलाश भी हर समय बदल रही है, जारी है. जी. लेकिन वो जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है वो वही है. एग्जैक्टली मैम. व्हाट एग्जैक्टली जो हमारी ज़िंदगी का एक ग्राफ क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज आवर ग्राफ ऑफ लाइफ? किस तरह से होता है? देखिए, लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स, आयाम हैं. इफ़ आई कंसिडर माई सेल्फ, तो मेरी लाइफ में एक एस्पेक्ट है मेरी पर्सनालिटी. सेकंड मेरा करियर, माई हस्बैंड्स करियर, माई चिल्ड्रन, देयर हेल्थ, जी, देयर स्टडीज, देयर अल्टीमेट व्हाट विल दे डू इन लाइफ, माई पेरेंट्स, देयर हेल्थ, माई फाइनेंशियल स्टेटस. ये सब चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हैं. ये दे आर माई कंसर्न्स ऑफ लाइफ. नाउ इफ़ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ऑल दीज थिंग्स, फॉर मी, फॉर यू, फॉर एक्स, फॉर जेड, फॉर एवरीबडी, तो द एरिया अंडर द ग्राफ विल बी द सेम फॉर ऑल. वो एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है, एक करियर ओरिएंटेड है, एक नॉन करियर ओरिएंटेड है, एक सक्सेसफुल है, एक नॉन सक्सेसफुल है. इफ़ यू विल अल्टीमेटली प्लॉट अ ग्राफ, then the area under that graph will be the same for all.
मीन्स आपको क्या मिला है वो आखिर में बराबर हो जाएगा. देर आर पीपल हु हैव वेरी सक्सेसफुल करियर्स विद पुअर फैमिली लाइफ. देर आर पीपल विद वेरी गुड फैमिली लाइफ, पुअर हेल्थ. देर आर पीपल विद एक्सलेंट हेल्थ, पुअर फाइनेंशियल. देर आर पीपल विद एवरीथिंग, no children. There are people with children, children are not good. तो these are different aspects of life, but कहीं कुछ है, कहीं कुछ नहीं है, संपूर्ण कुछ नहीं है, केवल ईश्वर संपूर्ण है. इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है. We have to accept this thing that nothing is complete, nobody is complete. If I accept this feeling in myself, तो दूसरों को देख के मुझे दुख नहीं होगा. उनके पास कुछ है, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ है, मेरे पास नहीं है. मेरे पास कुछ और है जो उनके पास नहीं है. जी. तो दिस इज अ वे ऑफ कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी, jealousy free, that the area will be the same. So ultimately what all of us need is work, put in your best, 100% effort, go out, achieve, but then retreat back into yourself for your peace. Thank you so much, ma'am, for giving such a wonderful information. So it's all about searching happiness, peace inside you, and we can get it surely by following the right path. Yes. Thank you so much, ma'am, once again. So friends, this is all about life and life this week. अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ. धन्यवाद. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो करियर टॉक में. मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी. दोस्तों, आज हम बात करेंगे करियर इन इंश्योरेंस एजेंसी एज ए इंश्योरेंस एजेंट, और इसके बारे में हमें जानकारी देंगे विमल सक्सेना जी. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. सर के बारे में मैं बताना चाहूँगी, सर हिमसेल्फ इज़ अ 15 टाइम्स MDRT क्वालिफायर. इस बारे में भी हम बात करेंगे. उससे पहले सर, इस रिलेटेड करियर के बारे में बात करते हैं. किसी ने इस करियर में आना है, उसकी किस तरह से आया जाए इस करियर में? मैं बताना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है जी, और जो ग्रामीण क्षेत्र से 10th पास है और शहरी क्षेत्र से 12th पास है, IRDAI के नियमानुसार जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है एजेंट बनने के लिए, वो 10th और 12th पास होनी चाहिए. उसके बाद किसी भी संस्था में आप अपनी एजेंसी के लिए अप्लाई करें. तीन महीने की ट्रेनिंग होगी. उसके बाद रिटन टेस्ट होगा. रिटन टेस्ट के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो संबंधित शाखा में जा कर के उसका लाइसेंस लिया जाता है, कोड नंबर लिया जाता है, तब वो एक व्यक्ति एजेंट बन सकता है. जी सर, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है कि कोई किसी भी स्ट्रीम का इंसान इसमें आ सकता है? नहीं, किसी भी तरह का स्ट्रीम तो इस प्रोफेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशन है ये. जी. इस प्रोफेशन में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिसमें पेशेंस और परसुएंस की बहुत ज़्यादा मात्रा हो. इस प्रोफेशन की खूबसूरती है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेहनत कर सकता है. देखिए, आज हम कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं, हम कोई भी ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे की, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. कोई व्यापार करना चाहते हैं, इस इंश्योरेंस एजेंसी का सबसे बड़ी जो खूबसूरती चीज़ है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ समय का इन्वेस्टमेंट होता है. कोई भी इसमें एक भी रुपया नहीं लगता है. सिर्फ अगर किसी व्यक्ति में पेशेंस है, परसुएंस है और इसको प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहता हो, पहले वो विचार करे कि इस प्रोफेशन में आना है, उसके बाद ही इस प्रोफेशन में एजेंसी ले. अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस प्रोफेशन में नहीं आए, क्योंकि पेशेंस और परसुएंस इस एजेंसी में बहुत ज़्यादा अलग होता है. सर, आपकी बातों से लग रहा है थोड़ा सा टफ प्रोफेशन है. किस तरह की टफनेस रिक्वायर्ड होती है? नहीं, बिल्कुल टफ प्रोफेशन नहीं है. अगर कोई व्यक्ति मिशन और विजन रख करके इस प्रोफेशन में आता है तो इसमें कोई रेगुलर निरंतर कार्य करता है, ईमानदारी से काम करता है, ये बिल्कुल टफ प्रोफेशन नहीं है. क्यों नहीं है टफ प्रोफेशन? क्योंकि हम आज भी जो हिंदुस्तान की जो इंश्योरेबल पॉपुलेशन है, उसका सिर्फ 22% लोग ही इंश्योर हो पाए हैं. अभी तक हमारे पास इतना भारी स्कोप है इस इंडस्ट्री में. इसको एक टफ नहीं है. बस टफ इसमें यह है कि आप ईमानदारी से काम करें, रेगुलर काम करें, योजनाबद्ध तरीके से हम काम करें. सर, कुछ इसकी वर्किंग के बारे में बताइए, किस तरह की वर्किंग है इस प्रोफेशन में? इस प्रोफेशन में वर्किंग ये है कि आप सबसे पहले अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनानी चाहिए, जो कि हमारा जो संभावित बीमाधारी है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ बीमाधारी मिलता है. आपको सबसे पहले ये मंथन करना चाहिए, एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किस किस व्यक्ति से मिलना है. कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रोफेशन में आता है तो डेली 10 लोगों से संपर्क करे, अननोन से संपर्क करे, 10 लोगों से डेली करे और रेगुलर समय पे पहुँचे, समय पे उसको जवाब दे. जितने ज़्यादा उस पर प्रोस्पेक्ट होंगे, जितने ज़्यादा वो रेगुलर काम करेगा, उतना वो सक्सेसफुल होता चलेगा. लेकिन अपने काम से ईमानदारी बरते और पेशेंस रखे. सबसे बड़ी बात ये पेशेंस रखे, वो थके नहीं, परसुएंस करे रेगुलरली. ग्रेट सर. सर, इंडिया में कितनी इंश्योरेंस कंपनीज है? इंडिया में कल तक 23 इंश्योरेंस कंपनियां थी.
आज जापान से भी एक इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस मिल गया, IRDA ने दिया है। तो हिंदुस्तान में आज टोटल चॉइस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, इंक्लूडिंग LIC। सर हमारे ऑब्वियसली जो यूथ इसमें आना चाहता है, इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं साउंड करता है, क्या जो एक यूथ का करियर है इसमें पूरी तरह से रिलायबल है? इसमें करियर बहुत ज़्यादा रिलायबल है। समय देखिए बदल रहा है। पहले देखिए, पहले लोगों की आय नहीं थी, लोगों की बचत नहीं थी। जब आय नहीं होगी तो बचत नहीं होगी। लोगों के पास कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों के पास विजन नहीं था, इंश्योरेंस का अर्थ लोगों को पता नहीं था। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले। आज समय बदल गया है। क्यों समय बदल गया है? क्योंकि एक तो लोगों पर आय बहुत बढ़ गई है। आज जॉइंट फैमिली का पतन हो गया है। पहले जॉइंट फैमिली अपने आप में एक इंश्योरेंस का सूचक थी, अब जॉइंट फैमिली का पतन हो गया, एकांकी फैमिली हो गई हैं और आदमी को रिस्क बहुत रहता है लाइफ के अंदर। तो इसलिए इंश्योरेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा है अगर आदमी रेगुलर काम करे तो। जी सर। सर कितनी अवेयरनेस आई है लोगों के अंदर इस करियर को लेकर, स्पेशली इंश्योरेंस को लेकर? इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं कि कोई कैरियर नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये बहुत शानदार कैरियर है। उसका मुख्य कारण ये है कि इसमें ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई बॉस है इसके अंदर, ना ही कोई ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम है, ना कोई इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है, ना कोई पावर कट की प्रॉब्लम है। जितना चाहें उतना कमाएं, खुद के बॉस खुद बनिए। सर व्हाट एग्जैक्टली आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स जो साथ में इन्वॉल्व हैं, किसी ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, स्ट्रेट अवे किया है, किस तरह से उसे राइट वे क्या है एंटर करने का इस इंश्योरेंस वर्ल्ड में? इंश्योरेंस वर्ल्ड में राइट वे एंट्री करने का तरीका ये है कि वो पहले एग्ज़ाम पास करने के बाद पहले अपने प्रॉस्पेक्टिव लिस्ट बनाए, कहीं से किसी भी इंस्टीट्यूट से वो ट्रेनिंग ले या किसी भी सीनियर एजेंट से। समय समय पे देखिए सीनियर एजेंट्स हैं, संस्थाएं हैं, प्रशिक्षण देती रहती हैं। देखिए ट्रेनिंग दो तरह की होती है। एक ट्रेनिंग होती है केवल एजेंट बनने के लिए, IRDA के नॉर्म्स पूरा करने के बाद जो एजेंट को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो वो ट्रेनिंग है जिससे आप केवल एजेंट बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको सक्सेस पानी है, अगर आपको परफेक्शन लाना है अपने प्रोफेशन में, तो जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हमारे इंडिया में काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर हैं, इंडिया के बाहर भी ट्रेनिंग सेंटर हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, 1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में जरूर भाग लें। जितने भी आप ट्रेनिंग लेंगे, जितने आप प्रशिक्षित होते चले जाएंगे, उतने आप निखरते जाएंगे। सर आपने हमें भी बताया, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, करियर ऑब्जेक्टिव्स बताए, पर्सपेक्टिव्स बताए। मैं पूछना चाहूँगी कि यूथ को एंटर करना है एक सही तरीके से, किस तरह से ये जो इंश्योरेंस वर्ल्ड है इसमें सही एंट्री किस तरह से ली जाए? सही एंट्री जैसे ली जाए, जैसे मैंने बताया आपको, पहले वो ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग दो तरह की मैं मानता हूँ। पहला ट्रेनिंग जो नियमानुसार IRDA के नियमानुसार रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए जो ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग है। उससे सिर्फ व्यक्ति एजेंट बन सकता है, लेकिन सफल नहीं हो सकता। सफल बीमा एजेंट के लिए सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? एक तो मिशन और विजन रखे, अपने काम से प्यार करे, अपने काम की इज्जत करे, अपने आप से सच बोले। दूसरी चीज़ क्या है कि जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। फील्ड ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जो प्रॉब्लम आती हैं, जब आप बीमा एजेंट बाज़ार में जाता है तो जगह जगह ये मिलता है कि हमने बीमा करा रखा है, उससे ना ज़्यादा सुनने को मिलती है। तो उससे ज़्यादातर लोग थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक रेगुलर काम करें, प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट रेगुलर बनाएं, रेगुलर लोगों से संपर्क करें। जितने लोग आपको ना करेंगे, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जितने लोगों से आप मिलेंगे, 10 लोगों से आप मिलेंगे, 9 लोग आपको ना करेंगे। इसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। मैंने जब 25 साल पहले पूर्व प्रारंभ कार्य किया था, मुझे 2 महीने तक काम नहीं मिला था। मैंने चिंता नहीं करी। क्यों चिंता नहीं करी? क्योंकि मेरा मिशन और विजन था, इसमें मुझे कैरियर बनाना है। तो इंडिया में बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, जयपुर में ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे हैं, देश के बाहर बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं। जो मार्केटिंग स्किल की जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग जरूर ली जानी चाहिए। और अपने प्रोफेशन से प्यार करें और जवाबदेही बने। देखिए सबसे प्रमुख बात क्या है? जवाबदेही लेनी है लोगों में। कोई किसी को समय दे देता है, उसका काम नहीं हो पाता है तो जवाब नहीं देता है। वो बिल्कुल ये सोच के आए कि मुझे इसमें कैरियर बनाना है, और बहुत अल्टीमेट कैरियर है। जी सर, आपको इतने साल हो गए हैं इस करियर में, मैं जानना चाहूँगी कितना फ़र्क देखते हैं आप तब में और अब के यूथ में? देखिए पहले में और आज में बहुत ज़्यादा मैं फ़र्क महसूस करता हूँ। जब 25 साल पहले जब लोग एजेंट बनते थे, लोगों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इसको अच्छा कार्य नहीं माना जाता था। ऐसा लगता था कि ये तो वैसे ही कोई कार्य, ये कैरियर नहीं है। लेकिन समय इतना बदल चुका है कि आज लोग MBA पास, मुझे बताने से खुशी है, बात MBA की नहीं है, लोग MBA करने के बाद भी मानने लगे हैं ये बहुत अच्छा कैरियर है। क्योंकि देखिए एक आदमी का प्रथम और अंतिम लक्ष्य क्या होता है? इज्जत से पैसा कमाना, अपने परिवार का धनोपार्जन करना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना। ये मुख्य टारगेट होता है ह्यूमन बीइंग का। तो आज के युग में इतनी महंगाई में पैसा कमाना, इतने कंपटीशन के युग में जॉब मिलता नहीं है,
ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम होती है। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ट्रांसफ़र नहीं होता और जितना चाहें उतना आप कमा सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही अल्टीमेट प्रोफेशन है। इसमें एक ही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा इस प्रोफेशन में आए, थके नहीं, 10 लोगों से डेली मिले और डेली मिलते रहे, और जब भी उसको कोई समय दे, समय के आप बात पक्के रहिए, बात के आप पक्के रहिए और जवाबदेही बनिए। इस प्रोफेशन में सबसे, वैसे जीवन में हर पल में अगर आप बात के पक्के हैं, समय के पक्के हैं, जवाबदेही हैं, हर क्षेत्र में सफल होंगे। लेकिन इंश्योरेंस में चूंकि ओपन मार्केट है, प्रतिस्पर्धा बहुत कट थ्रू है इसमें, इसलिए आप जवाबदेही जितना बनेंगे, जितना ग्राहक का विश्वास जीतेंगे, उतना आप देखेंगे ईयर टू ईयर आप सक्सेस होते चले जाएंगे। जी सर, सही। ये करियर है, कम्युनिकेशन इसमें बहुत इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमें क्लाइंट को इम्प्रेस करना, आई थिंक, और इसमें ट्रैवलिंग भी कहीं ना कहीं तो आती है। सो पहले का यूथ काफ़ी इंट्रोवर्ट माना जाता था, इतनी ट्रैवलिंग पसंद नहीं करता था, तो आज का यूथ आपको क्या लगता है, किस तरह से आप रेशो देखते हैं? आज का यूथ जाना चाहता है, कंफर्टेबल है? आज का यूथ, मैंने ये महसूस करता हूँ, आज का यूथ मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं, इंटरनेट की सुविधा है, लैपटॉप की सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। आज का युवा अगर थोड़ा भी अगर मेहनत करेगा, अगर फोकस रख के काम करेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले के यूथ में आज के यूथ में क्या फ़र्क आ गया है, आज का यूथ कम मेहनत करना चाहता है और बहुत जल्दी सफल होना चाहता है और बड़ा सफल होना चाहता है जी। और लक्ष्य बार बार बदलता है। मैं युवाओं को कहूँगा, जो भी इस प्रोफेशन में आए, लक्ष्य रख के आए, बदले नहीं बार बार लक्ष्य। जी सर, सो दैट मीन्स द फोकस होना चाहिए टारगेट पे। तो सर, अब हम फोकस की बात कर रहे हैं, हम टारगेट्स की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, साथ में कुछ मॉनेटरी लेवल की भी बात हो जाए। किस तरह से मॉनेटरी लेवल पर सेटिस्फेक्शन देता है ये करियर? मॉनेटरी लेवल पे इस तरह से सेटिस्फेक्शन देता है, देखिए इसमें सबसे बड़ा, तो लोग सोचते हैं बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि एक एजेंट को 1.5 लाख का प्रीमियम साल भर में 12 पॉलिसीज़ करनी पड़ती हैं। ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। जो भी इस प्रोफेशन में आए, ये सोच के नहीं आए कि मुझे मिनिमम टारगेट करना है। देखिए, बड़ा सोचिए, आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा बोलेंगे, बड़ा बोलेंगे, बड़ा पाएंगे। तो इसमें इनकम की जहाँ तक ताल्लुकात हैं, फर्स्ट ईयर जो कमीशन मिलता है हमें, भिन्न भिन्न पॉलिसी की जो कमीशन दरें हैं वो अलग अलग हैं। किसी पॉलिसी में कुछ प्रतिशत है, किसी पॉलिसी कुछ प्रतिशत है। इस प्रोफेशन की खूबसूरती है कि लॉयल्टी इनकम हमको मिलती है। पहले साल हमने जो बिज़नेस किया है वो रेगुलर 15 साल 20 साल जितने साल का टर्म है उसमें प्रीमियम रेगुलर जमा होता है, तो हमें रेगुलर उस सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड से हमें जब तक पॉलिसी जमा होती रहती है तब तक हमें रेगुलर परिवर्तित कमीशन के रूप में कमीशन मिलता रहता है। तो पहले साल हमने जो काम किया उसका कमीशन, सेकेंड ईयर हमने जो काम किया, फर्स्ट ईयर का जो जमा हुआ उसका कमीशन। जितने साल आप सीनियर होते जाएंगे, जितनी पॉलिसी का सिलेक्शन ऑफ लाइफ, मैं ये कहना चाहूँगा सिलेक्शन ऑफ लाइफ, सिलेक्शन लाइफ का मतलब क्या है, आपकी पॉलिसियाँ लैप्स नहीं होनी चाहिए, आपकी पॉलिसियाँ कभी क्लोज नहीं होनी चाहिए। डेथ क्लेम रेशो आपके, ठीक है मैं मानता हूँ आपके हाथ में डेथ क्लेम रेशो नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसे व्यक्ति का बीमा मत करिए जिसको कि आपको परेशानी में पड़ जाए। तो जितने साल आप रेगुलर काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, इसमें इसका ही लिमिट है इनकम की, कोई इनकम की लिमिट नहीं है। ग्रेट सर, सो इट्स कम्प्लीटली अ रिलायबल प्रोफेशन। जी हाँ, कोई रिस्क नहीं कोई है, रिस्क बस टफनेस रिक्वायर्ड है और यूथ को टफनेस दिखानी है। एंड और कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए इसके लिए? मैंने बताया पेशेंस होना चाहिए, परस्यूएंस होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्रोफेशन के प्रति इज्जत होनी चाहिए, अपने आप से सच बोलिए। हम क्या करते हैं, किसी भी कारण से यदि लेकिन का उल्लेख मत करिए। मैं कहा करता हूं कि कांटे तो चुभना नहीं छोड़ेंगे, क्या फूल महकना छोड़ दें। इसका तात्पर्य ये है कि समस्याएं हर प्रोफेशन में हैं, ऐसा नहीं है मेरे प्रोफेशन में, हमारे प्रोफेशन में समस्या है, लेकिन अगर समस्याओं को अगर आप निवारण करते चले जाएंगे, अगर अपने लक्ष्य पर आँख रखेंगे, तो आप प्रयत्न करेंगे तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। सर, मैं हालांकि आजकल कोई फ़र्क देखा नहीं जाता लड़के और लड़कियों में, इस प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में। क्या इस प्रोफेशन में भी गर्ल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखती हैं आजकल? बिल्कुल, आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा इस प्रोफेशन में आ रही हैं, और अगर बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो सक्सेसफुल हैं। लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है, अगर वो योजनाबद्ध तरीके से काम करें, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मिशन और विजन के रूप में काम करें, अगर अपने प्रोफेशन से प्यार करें। बेसिक चीज़ क्या होती है, मैंने आज भी महसूस करता हूँ, ज़्यादातर लोग इस प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन नहीं लेते, नहीं, ये कारण है असफल होने का। ओके सर, मैं आपसे कुछ, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपने बताया 15 टाइम्स यू आर MDRT क्वालिफायर। क्या है, हर बार ये चीज़ आपके नाम के साथ जुड़ती है, किस तरह से देखते हैं हम उसको एग्जैक्टली? देखिए, 15 टाइम्स MDRT का फुल फॉर्म बताना चाहूँगा, मिलियन डॉलर राउंड टेबल। ये 1927 की राजनीतिक संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन है इंश्योरेंस एडवाइजर्स का। MDRT कंट्री वाइज नॉर्म्स रखती है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर इसका टारगेट मंथ होता है, टारगेट वर्ष होता है।
इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011 तक जो इंडियन एप्लीकेंट जो भी इंश्योरेंस एजेंट किसी भी कंपनी का 31,35,000 रुपये रेगुलर प्रीमियम करेगा वो MDRT क्वालिफायर माना जाता है। MDRT क्वालिफाई करने के बाद इसकी मेंबरशिप भेजी जाती है। इसकी मेंबरशिप की अंतिम तिथि होती है 28 फरवरी। एवरी ईयर की 28 फरवरी अंतिम तिथि होती है MDRT में भेजने के लिए। जब मेंबरशिप अप्रूव हो जाती है MDRT से, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है MDRT का। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब वहाँ पे जो MDRT का जो इंटरनेशनल सेमिनार होती है, कभी अमेरिका होती है, कभी कनाडा होती है, और ओवर वर्ल्ड से 10,000 एजेंट 12,000 एजेंट आते हैं, टॉपर्स आते हैं। ये मानिएगा कि MDRT एक तरह से ऑस्कर अवार्ड है फिल्म वालों के लिए, एक तरफ से ये भारत रत्न है। मैं MDRT को इंश्योरेंस एजेंटों का भारत रत्न मानता हूँ। वाह, ग्रेट सर। कितना डिफिकल्ट है इतना बड़ा बिजनेस करना एक साल में? आपके ऑफ कोर्स टारगेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कितना डिफिकल्ट है ये? बहुत आसान है। आसान है? बहुत आसान है। कैसे आसान है मैं बताना चाहूँगा। 31 दिसंबर 2008 को मेरा MDRT 13वीं बार हो रही थी। मेरा 6,80,000 रुपये प्रीमियम कम था रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम और वन टाइम प्रीमियम में क्या फ़र्क है? जी जी। रेगुलर प्रीमियम और वन टाइम प्रीमियम क्या फ़र्क है? जैसे FD कराते हैं वो वन टाइम प्रीमियम कहलाता है। वन टाइम प्रीमियम का MDRT में क्रेडिट मिलता है 10%, और जो हम रेगुलर प्रीमियम देते हैं 10 साल 15 साल 12 साल उसका 100% क्रेडिट मिलता है MDRT में। मैं बताना चाहूँगा 31/12/2008 को मेरा 6.5 लाख प्रीमियम कम था। मैं बड़ा परेशान था कि यार इस बार तो MDRT से चूक गए। मेरी वाइफ ने कहा परेशान मत होइएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, इस साल नहीं होगी तो। बिलीव मानिए MDRT मेरी धड़कन है, MDRT मेरा मिशन है जीवन का। मैंने कहा मेरी डेथ हो जाएगी आज MDRT नहीं होगी तो। मुझे बताते हुए खुशी है, रात को 11:30 बजे मैंने 6.5 लाख का प्रीमियम कंप्लीट कर और मैं MDRT घोषित हुआ। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपकी सोच में जुनून है तो आप कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं होता। मैंने जब जून में MDRT जाने से पहले मैंने सोचा कि अब की नेक्स्ट ईयर का MDRT का लक्ष्य मुझे इसी जून से पहले करना है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मैंने जुलाई में पिछले साल MDRT का टारगेट 14वीं बार पूरा किया। मुझे फिर बताते हुए खुशी है कि मैंने 15 जुलाई को ही लेटेस्ट 15वीं बार MDRT की पात्रता अर्जित करी। जो MDRT 2012 का टारगेट मुझे 31/12/2011 तक करना था, वो टारगेट मैंने 15 जुलाई 2011 तक कर दिया। आपने पूछा ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। मैं बताना चाहूँगा टफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जहाँ 31/12/2008 को मैंने एक दिन में 6.5 लाख प्रीमियम करा, जहाँ मैं 12 महीने में MDRT करके सोचता था मज़ा आ गया, आनंद आ गया। लेकिन मैं वही एटमॉस्फेयर वही, मेरी सोच बदली मैंने। बेसिक चीज़ क्या है, जैसा सोचोगे वैसा दिखेगा, जैसा सोचोगे वैसा बनेगा। मैंने लक्ष्य रखा कि मुझे जुलाई तक MDRT करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं बताना चाहूँगा कि मैं फोर्टनाइटली टारगेट रखता हूँ कि जनवरी से काम चालू करता हूँ। मेरा टारगेट होता है जनवरी से, न कि अप्रैल फाइनेंशियल ईयर से। मैं रेगुलर काम करता हूँ। पहले फोर्टनाइट जनवरी में 5 लाख प्रीमियम, सेकंड फोर्टनाइट में 5 लाख प्रीमियम। 5 लाख प्रीमियम का टारगेट रखता हूँ, 2 लाख होता है। जो बैलेंस रहता है उसको मैं हाफ ईयरली उसमें फोर्टनाइट में इसको डिवाइड करता रहता हूँ और रेगुलर काम करता हूँ। देखिए विशेष शुरुआत में कहूँगा, फिर कहूँगा, आज लोग कहते हैं कंपटीशन है, मैं कहता हूँ बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। मैं ये कहूँगा यहाँ से कि आज जो भी व्यक्ति का अच्छा काम कर रहा है उसका मोनोपोली काम है। मेरा जो ग्राहक 25 साल पहले जुड़ा था वो आज भी ग्राहक मेरे साथ ही है। ओके सर, उस टाइम पे आई थिंक आज से 10-15 ईयर्स पहले तो इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज नहीं थी, अब सडनली इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज आ गई। ऑब्वियसली चैलेंजेस थोड़े से तो बढ़े होंगे। किस तरह के चैलेंजेस? मैं ही बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट प्लेयर्स को थैंक्स देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। 25 साल पहले हम लोगों का फोकस नहीं था, हमारे पॉलिसी होल्डरों का फोकस नहीं था, हमारा निगम का फोकस नहीं था। प्राइवेट कंपनी आने से प्रतिस्पर्धा से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से प्रगति होती है। प्राइवेट कंपनियों को मैं थैंक्स क्यों दे रहा हूँ, उन्होंने हिंदुस्तान में इंश्योरेंस का एटमॉस्फेयर बनाया, पब्लिसिटी करी, इंश्योरेंस का लोगों को विज़न बताया, इंश्योरेंस का अर्थ बताया और फ़ायदा हमको मिला। और मैं ये दृढ़ मान्यता है कि प्रतिस्पर्धा से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से प्रगति होती है। ग्रेट सर, हमारे यूथ को कुछ फटाफट से मैसेज दे दीजिए। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी प्रोफेशन में जाएं, पहले मिशन और विजन रखें, फोकस रखें, उससे जीवन में करना क्या है। राह कितनी भी कठिन हो, जो राह पे एक बार चल निकले आप, उस राह को बदलें नहीं, मिशन को बार बार बदलें नहीं, और अपने काम से प्यार करें। और कोई सा भी युग आ जाए, कोई से भी युग आ जाए, सत्य में जयते, सत्य की जीत होती रही है, सत्य की जीत होती रहेगी। Great sir. So qualities are perfectionism, truth and vision clear होना चाहिए and the goal is set. Okay sir, thank you so much sir for such a wonderful information.
सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट करियर टॉक फॉर दिस वीक। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।